भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत क्या है? क्या यहाँ की पार्टियों का पॉपुलिस्ट और अपॉर्चुनिस्टिक होना भारतीय लोकतंत्र की खासियत है? दुनिया की कई बड़ी डेमोक्रेसीज जैसे अमेरिका, जहाँ लगभग 2-3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जबकि भारत में ये संख्या हजारों में है, जो न केवल इलेक्शन लड़ती है बल्कि साथ ही साथ सरकार को अकाउंटेबल ठहराने का भी काम करती है। सरकार कोई गलत फैसला करती है तो उसकी आलोचना करते हैं ये पार्टियां, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं बिना किसी से डरे। किंतु जब लोगों को लगता है कि देश की लोकतंत्र की विपक्षी दल कमजोर पड़ गई है और उनकी आवाज पॉलिटिकल सिस्टम के माध्यम से नहीं पहुंच रही है, तब वो अन्य लोकतंत्र तरीकों का सहारा लेते हैं, जैसे प्रोटेस्ट करते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं। सोशल एक्टिविस्ट, टीचर्स, एक्टर्स, ये सब मिलकर सरकार को अकाउंटेबल ठहराते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं। और आज दिल्ली के जंतर मंतर में सोनम वांगचुक बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर। आजादी के लगभग 9 साल बाद सन 1956 में तमिलनाडु के अरियालू डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है, जिसमें लगभग 144 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उस समय के रेलवे मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री पहली बार ऐसा देखा जाता है कि एज अ मोरल ग्राउंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, खुद को अकाउंटेबल ठहराते हैं और अपने पोस्ट से रिजाइन करते हैं। कुछ साल बाद 1962 में जब भारत को इंडो साइनो वॉर में हार का सामना करना पड़ता है, स्ट्रेटेजिक फेलियर के कारण, वीके कृष्ण मेनन उस समय के डिफेंस मिनिस्टर खुद को अकाउंटेबल ठहराते हैं और अपने पोस्ट से रिजाइन करते हैं। 1991 में एक प्लेन क्रैश के बाद माधवराव सिंधिया भी, उस समय के सिविल एंड एविएशन मिनिस्टर, भी कुछ ऐसा करते हैं और अपने पोस्ट से रिजाइन करते हैं। 2017 में सुरेश प्रभु, 2008 में शिवराज पाटिल एज अ होम मिनिस्टर अपने पोस्ट से रिजाइन करते हैं। अगर हम भारतीय पॉलिटिकल हिस्ट्री के पन्ने को पलटेंगे तो ऐसे कई सारे उदाहरण मिलेंगे जहां मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स ऐसे रेजिग्नेशन देते हैं जब कुछ पुअर परफॉर्मेंस, फेलियर होते हैं। तो यहाँ पर मिनिस्टर्स अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, ना कि ईगो और नेग्लिजेंस में जनता की आवाज और अपने अकाउंटेबिलिटी को अनदेखा करते हैं। अब अगर बात करते हैं इस करंट गवर्नमेंट की जो 2014 से चल रही है, तो 2014 से लेकर के 2026 के बीच में 90 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं, जो लगभग 17 मिलियन स्टूडेंट्स और जॉब एस्पिरेंट्स के लाइफ को अफेक्ट करती है डायरेक्टली। इनडायरेक्टली ये नंबर और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट अफेक्ट होता है तो इनडायरेक्टली उसकी फैमिलीज अफेक्ट होती हैं। तो ये नंबर लगभग 17 मिलियन से 40-50 मिलियन पार जा सकती है। अब ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है वो मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से रिलेटेड है। तो एक बार नजर डालते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान कब से एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं और इनके कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां इन्होंने हासिल की है। जून 2021 से ये एज एजुकेशन मिनिस्टर पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। तो जून 2021 में आने के बाद सबसे पहला पेपर लीक सितंबर 2021 में राजस्थान में रीट लेवल 2 एग्जाम में देखा गया, जो लगभग 1.7 मिलियन से ज़्यादा लोगों को अफेक्ट किया। उसके बाद फिर मई 2022 में बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम, फिर दिसंबर 2022 में राजस्थान आरपीएससी सीनियर टेक्निकल एग्ज़ाम, फिर फेब 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, फिर मई 2024 में नीट यूजी पेपर लीक, फिर उसके बाद 2024 में यूजीसी नीट, फिर मई 2026 में फिर से नीट यूजी, फिर जून 2026 में फिर से यूजीसी नीट। ये ऐसे मामले हैं जिनमें एकदम प्रूव हो चुका है कि पेपर लीक है। ऐसे कई सारे एग्जाम्स हैं जिसमें एलिगेशंस हैं कि पेपर लीक हुए थे। अब एक एग्जांपल लेते हैं जैसे नीट 2024 में, और समझते हैं इस गवर्नमेंट की और बेसिकली इस मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी कैसे काम करते हैं। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, इन्होंने कैसे इस चीज को हैंडल किया, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या पेपर लीक हुआ था नीट 2024 का?
हाँ, क्या गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट की थी? बिल्कुल नहीं। इंस्टेड वो लोग डिफेंड कर रहे थे इस चीज को कोर्ट में। दे वर डिफेंडिंग द मैटर इन द कोर्ट। थर्ड क्वेश्चन, क्या कोई अरेस्ट हुआ था? हाँ। क्या कोई एनटीए से या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्टर से लोग अरेस्ट हुए थे? तो नहीं। क्या कोई रेजिग्नेशन हुई थी? क्या कोई इस्तीफा हुआ था? क्या किसी को हटाया गया था इस पेपर लीक के कारण? नहीं। उस समय के डायरेक्टर जनरल जरूर अपने पोस्ट से उनको हटाया गया था, लेकिन सरकार ने ये कह के हटाया था कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज है, ना कि फेलियर नीट को कंडक्ट कराने में। हो सकता है ये मामला आपको इतना बड़ा नहीं लगता, अगर ये हंगर स्ट्राइक, प्रोटेस्ट नहीं होता तो, या फिर इतने लोग इस एग्जाम में अगर नहीं बैठते हैं और पेपर लीक होता तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। और जिस तरीके से गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स इस चीज को हैंडल कर रही है, इस दिखा रही है, ये ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा नहीं है। तो इसको समझते हैं कि अगर कहीं और किसी और कंट्री में अगर ये होता तब क्या होता। चाइना जैसे कंट्री में अगर पेपर लीक होता है, एग्जाम पेपर को एज अ स्टेट सीक्रेट ट्रीट किया जाता है। चाइना, यूएस, यूके, साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज में इसे क्रिमिनल ऑफेंस मानते हैं। अगर ऐसा हो भी जाता है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल, मिनिस्टर्स का सबसे पहला ये जिम्मेदारी रहता है कि वो लोगों का, पब्लिक का, सिटीजन्स का वापस से ट्रस्ट जीते। लेकिन यहां पे क्या हुआ? पेपर लीक होने के बावजूद, इतने सारे मिसहैंडलिंग होने के बावजूद, ये ट्रस्ट जीतने के बजाय और रिजिड बन रहे हैं और खुद को अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहे हैं। गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स की सबसे पहली प्रायोरिटी अभी ये होनी चाहिए कि वो पब्लिक इंटरेस्ट जीतें, उन लाखों स्टूडेंट्स का ट्रस्ट जीतें जो आने वाले समय में इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। इसके लिए चाहे मिनिस्टर्स का इस्तीफा ही क्यों ना देना पड़े, कई सारे ऑफिशियल्स को रिमूव ही क्यों ना करना पड़े, ये सब गवर्नमेंट करे, पब्लिक ट्रस्ट को जीते, जो कि इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। वीडियो को अंत करने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप सबने शायद नेपोलियन का नाम जरूर सुना होगा। नेपोलियन द अनडिफिटेड कमांडर। उसके अंदर भी एक ईगो था, एक एरोगेंस था कि वो अनडिफिटेड है, वो कभी हारा नहीं है। और इसी ईगो से वो अटैक करने चल देता है रशिया में, जहाँ की वेदर बहुत हार्श है, फाइट करने के लिए, मतलब जीतने का कोई चांस ही नहीं है इस ईगो से, और वो बुरी तरीके से क्रम्बल हो जाता है, हार जाता है। तो बस यही कहना है कि ईगो ने और एरोगेंस को हटाना है। कोई कितना भी बड़ा अंपायर और किंगडम क्यों ना हो, एक दिन जरूर गिरेगा अगर उसके अंदर ईगो और एरोगेंस आ जाए और वो जनता की आवाज को ना सुने तो। अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से। अंधेरे ने दी चुनौती है, दांव पर सब कुछ लगा है। रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते।